वेलकम स्टूडेंट्स। 20 दिन में केमिस्ट्री पूरा करने का जो शेड्यूल मैंने तैयार किया है उसमें डे 1 का जो वर्क है आपके सामने उपस्थित है। 20 दिन में हमें केमिस्ट्री पूरी करनी है और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लेसन वाइज ही मैंने उसमें लिए हैं। जैसे कि पहला लेसन विलियन है आपके उसमें, और कौन कौन सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी और आपको कॉपी में कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। तो चलिए देख लेते हैं विलियन से हमें कौन कौन से क्वेश्चन समझने हैं और कॉपी में करके आने हैं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि इनकी परिभाषाएं आपसे पूछा जाएगा, मौललता को परिभाषा देकर समझाइए। इसमें आपको परिभाषा भी लिखनी होती है और सूत्र भी लिखना होता है। तो ये वे वाले क्वेश्चन है जिसमें आपसे परिभाषा पूछेगा और सूत्र पूछेगा। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको लिखना कैसा है। पहले क्वेश्चन समझिए कौन कौन से क्वेश्चन विलियन के लेसन में इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे ही पहला क्वेश्चन मोललता, फिर मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोलल उन्नयन स्थिरांक, परासरण दाब, वांट ऑफ गुणांक। इनकी परिभाषा आपको सूत्र देकर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, राउल्ट के नियम को उदाहरण को समझाइए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। यह हेनरी का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सीमाएं भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, ये भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछता है। जैसे संप्रासारी विलयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इनके बारे में भी पेपर में आपसे पूछता रहता है। पहले ही लेसन विलयन की अगर बात की जाए। और लास्ट का क्वेश्चन विलयन तथा विसरण में अंतर बताना है उदाहरण देकर। तो ये विलयन के वे वाले क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको पेपर में कैसे करना है, इन क्वेश्चनों को कैसे समझना है, आइए समझा देते हैं एक एक करके। जो ये क्वेश्चन है आपको कैसे याद करने हैं और कैसे कॉपी में लिखने हैं। याद तो करने ही नहीं, बस समझ लीजिए। मैं समझा दूंगा, आपकी समझ में आ जाएंगे और तुरंत आप कॉपी में इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला ही क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है मोललता। अगर मोललता की डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना कैसे है ये देखिए। पहला ही मोललता की डेफिनेशन कैसे करती हैं देखिए। क्वेश्चन है मोललता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम में विलय के 1 ग्राम मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन आपको कैसे समझनी है ये समझिए। कैसे निकालते हैं मोललता, क्योंकि इसके ऊपर अंक के क्वेश्चन भी तो आते हैं। आइए मैं समझा देता हूं कैसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं और समझने हैं। चलिए देखिए, अगर ये कोई विलायक है, पानी ले लीजिए, एथिल अल्कोहल ले लीजिए। देखिए ये ध्यान रखिए, ये आपने इसमें विलायक लिया है। विलायक, विलायक लेने के बाद अगर आप इसमें देखते हैं विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, किसके, विलय के मोल। ध्यान रखना किस में निकालते हैं, विलायक में। और विलायक कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। तो हो गई ना डेफिनेशन। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। विलय के जो भी आपने पानी में चीज घोली है वो कितने 1 किलोग्राम में उसके कितने मोल घुले हुए हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना विलायक में निकालते हैं मोललता। मोल मोल कैसे निकालते हैं, मोल मोल निकालना आप पे आने चाहिए। हर एक स्टूडेंट को मोल पता हो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मोल पे डिपेंड होता है। देखिए अगर इसमें आपने घोले है चीनी, अगर चीनी घोली है तो आपको चीनी का अनुभार पता होना चाहिए। चीनी का अनुभार और उसका कितनी मात्रा आपने घोली है। अब आप देखिए चीनी का जो अनुभार होता है वो 342 होता है जब निकालेंगे। और अगर इसमें आपने 342 ही ग्राम चीनी घोल दी तो मोल आ जाएंगे 1।
तो यानी कि आपको निकालना है विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, वही तो मोललता होती है। बस डेफिनेशन में विलायक में निकालते हैं, तो बस ये ध्यान रखना। और वो भी कितना विलायक लेना है, 1 किलोग्राम। देखिए डेफिनेशन में यही तो कहा है। तो भाई बताइए समझ में आ गई कैसे निकालने हैं मोललता। और अगर आप निकालेंगे विलियन में, आप निकालते हैं विलियन में, देखिए अगर विलय के मोल निकालते हैं विलियन में, देखिए ये समझिए, ये आपने कोई विलियन लिया, विलियन यानी कि इसमें विलय और विलायक दोनों बुला हुआ है। शरबत मानिए, ये शरबत है, शरबत, तो ये विलियन हुआ। शरबत क्या हुआ, विलियन, क्योंकि विलियन हमेशा विलय और विलायक से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, तो ये विलियन है। विलियन में जो विलय आपने चीनी घोली है, इसमें चीनी घुलने वाली चीज क्या है, चीनी, चीनी घोली है, तो चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं। और मोल मैंने अभी बताया था, जो मात्रा होती है W, उसको उसके अनुभार से भाग कर देते हैं तो मोल आ जाते हैं। तो चीनी के मोल निकालते हैं काय में, विलियन में। और अगर विलायक में निकालोगे तो मोललता, विलियन में निकालेंगे तो मोलरता। देखिए अब डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन, देखिए क्या लिया है यहाँ, विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। डेफिनेशन W/M क्या हो गया, ये मोल, और अपॉन V, V का मतलब विलियन में, आयतन का है लीटर में, तो यही तो हुआ, मोल कितने घुले हुए हैं चीनी के विलियन में, तो मोलरता बन जाती है। तो अब दोनों में आप डिफरेंस समझ में आ गया। अगर विलायक में निकालेंगे विलय के मोल यानी कि पानी में, तो मोललता, और विलियन में निकालेंगे तो मोलरता। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर, उत्तर नंबर 3 देखिए, अगर आपसे निकलवाए नॉर्मलता, नॉर्मलता कहते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब तक आपने मोल निकाले थे, अगर ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, अब ग्राम तुल्यांक निकालते कैसे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं ये समझिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक W/E, यानी अगर आपने कोई विलियन लिया है, इसमें भी आपको विलियन लेना है, विलियन, विलियन, ग्राम तुल्यांक हमेशा विलियन में निकलते हैं, विलियन लेना है। विलियन में जो आपने चीज घुली हुई है, चीनी की ही बात कर रहे हैं हम, चीनी जो घुली हुई है उसकी ग्राम तुल्यांक निकालते हैं। जो मात्रा आपने चीनी की ली है, सपोज करो 342 ग्राम लिया है, उसके ग्राम तुल्यांक से, अनुभार से ना, सॉरी, उसके तुल्यांक के भार से उसे भाग कर दो, तुल्यांक के भार से भाग होता है, और वो में अनुभार से भाग करेंगे तो मोल होते हैं, तुल्यांक के भार से भाग करते हैं तो उसके ग्राम तुल्यांक होते हैं। तो विलियन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए, वही उसकी नॉर्मलता है। ग्राम तुल्यांक निकालते हैं तो नॉर्मलता, मोल निकालते हैं तो मोलरता, लेकिन निकालते काय में है, विलियन में। समझ में आ गया, तो यही हुआ। और इसका फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला ये रहा, W/E गुना V, W/E गुना V, यही तो होता है क्या, नॉर्मलता, यही तो नॉर्मलता बताई थी अभी। नेक्स्ट अब देखिए, मोल प्रभाज की अगर बात करें, मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। किसी विलियन के कुल मोलों की संख्या, देखियो विलियन में टोटल मोल देखने हैं, और दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अब समझिए कैसे निकालते हैं ये आपने विलियन लिया, ये लिया पानी, समझिए पानी, और इसमें घोल दी आपने चीनी, ये मिलाई चीनी, तो क्या बन गया, शरबत बना, और ये कहलाया विलियन। ये क्या बना, शरबत, और इसे हमने कहा विलियन। अब आप मुझे बताइए, इस शरबत के अंदर 2 कंटेंट है, विलय और विलायक। विलायक तो हो गया पानी, ये क्या हुआ, विलायक, और घुलने वाली चीज हुई विलय, चीनी, दोनों से क्या तैयार हुआ, शरबत। अब विलियन में निकालते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अगर आपको निकालने हैं पानी के यानी कि विलय के मोल प्रभाज, जिसे हम छोटा n कहेंगे, मोल, तो इसके मोल ऊपर रख दीजिए, जिसके निकालने हैं उसके मोल ऊपर, और नीचे टोटल विलियन के टोटल, यानी कि n, छोटा n और बड़ा N,
पानी को हम कहेंगे बड़ा एन मोल और चीनी के कहेंगे छोटा एन। तो हमेशा विलयन के जब मोल निकालते हैं, जिसके विलयन का मोल हमेशा नीचे आते हैं, तो यही तो कहा है कि विलयन के कुल मोलों से भाग कर देते हैं। दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल ऊपर, मोल प्रभाज जिसका भी निकालना हो, विलय के निकालते हैं तो विलय के मोल प्रभाज ऊपर, टोटल नीचे विलयन के। अगर विलायक के मोल प्रभाज निकालने हो आपको, विलायक यानी कि पानी के, तो बड़ा एन ऊपर और नीचे एन बड़ा एन। विलायक के मोल प्रभाज विलयन में नीचे हमेशा विलयन के मोल प्रभाज रहता है। और मोल कैसे निकालते हैं, जो भी घुलने वाली चीज है उसकी मात्रा को उसी के अनुभार से भाग दे दो तो मोल निकल के आते हैं। अगर आपको चीनी के मोल प्रभाज निकालने हैं तो चीनी कितनी मात्रा में आपने घोली और चीनी के अनुभार से उसे भाग करेंगे तो मोल निकल के आ जाते हैं। ऐसे ही पानी कितने लिया उसकी मात्रा और पानी के अनुभार से उसे भाग करेंगे तो पानी के भी मोल निकल के आ जाते हैं। तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं अब आप समझिए। जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हो उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल। तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यही डेफिनेशन है, यही बात मैंने इसमें समझाई। सूत्र चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे जो मैं ये वाले लिख दीजिए, तो आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ मोल प्रभाज की डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको समझिए। किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत, ये है वैद्युत अनवगट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर इसके कवथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल -1 होता है और डेल्टा टीबी बराबर आता है केबी गुना मोललता। ये तो डेफिनेशन हुई। अब समझिए क्या बात कहना चाह रहे हैं। ये कोई विलायक है, ये कोई विलायक है यानी कि पानी ले लीजिए। इसमें जब कोई अवाष्पशील पदार्थ जिसकी वाष्प ना बनती हो, समझिए जैसे आपने इसमें चीनी घोली, चीनी घोलते ही इसके वाष्प में जैसे चीनी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कोई विलयन उबलना था, लेकिन जैसे ही इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना उबलकर अब ये थोड़ा सा इसके कवथनांक में वृद्धि हो जाएगी 100.24। जो भी अवाष्पशील पदार्थ आपने मिलाया उसके घोलने से जो वृद्धि हुई वही कवथनांक में उन्नयन वृद्धि हुई, तो यही कहलाती है कवथनांक में वृद्धि। देखो यही बात इसमें लिखी है। तो के बी गुना मोललता ये इसके फार्मूला होता है और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता का फार्मूला लगाइए W/M गुना बड़ा W और गुना 1000। चाहे इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। वाष्पशील पदार्थ के घोलने से जो भी मामूली सी वृद्धि होती है वही कवथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो समझ में आ गया कवथनांक में उन्नयन भी। अब देखते हैं परासरण दाब, समझिए परासरण दाब को समझिए। देखिए परासरण दाब, किसी विलयन तथा विलय को अधपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन भी देखिए, किसी विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए विलयन पर भार लगाए गए कम से कम दाब को परासरण दाब कहते हैं। कम से कम दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब ये भी समझिए, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये कोई बर्तन लिया, इसमें आपने यहां भर दिया विलयन, इसमें कोई विलयन भरा ये, और एक तरफ है विलायक, एक इनके बीच में अधपारगम्य झिल्ली लगा दी, ये अधपारगम्य झिल्ली लगा दी और इसमें पानी है यहां और यहां विलयन है।
अब होता क्या है कि अधपारगम्य झिल्ली विलय के कणों को नहीं जाने देती, विलय के कण पार हो जाते हैं। यानी कि अगर विलयन में नमक या चीनी घोली हुई है पानी के अंदर, तो पानी के कण इस प्रसारण झिल्ली से होकर चले जाते हैं, विलय के कण नहीं जाते। तो जब तक जाते हैं जब तक कि दोनों के दाब बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के दाब बराबर ना हो जाए तब तक ये इधर से चले जाते हैं। तो यही कहा है अधपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, और इनके पृथक करने के लिए, प्राशन दाब को रोकने के लिए, जब तक दोनों के बाह्य दाब बराबर नहीं होने के, अगर प्राशन दाब बराबर कर देंगे तो एक जो बाह्य ऊपर से बाह्य दाब लगाएंगे तो वो ही प्राशन दाब कहलाएगा, जिससे कि ये कण इधर से इधर ना जाए। लेकिन अधपारगम्य झिल्ली लगानी जरूरी होती है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं प्रासरण दाब की। नेक्स्ट देखिए, वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक बताता है कोई पदार्थ विलयन में घुलकर कितने कणों में टूटता है या जुड़ता है। परिभाषा, वान हाफ गुणांक वह अनुपात है जो वास्तविक कणों की संख्या तथा आदर्श रूप से अपेक्षित कणों की संख्या के बीच होता है, और इसका सूत्र होता है आई बराबर वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या। यानी कि जो विलयन में जितने भी कोई पदार्थ घुलता है ना, जितने भी कणों में टूटता है, उसकी वास्तविक संख्या ऊपर रखते हैं और सैद्धांतिक जो हमने मानी हुई है वो नीचे। इनके अनुपात को ही हम वान हाफ गुणांक कहते हैं। तो ये वान हाफ गुणांक की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए ये बात भी समझिए, ये कोई आपने लिया विलयन, ये किसी विलायक, ये कोई विलायक है, पानी ले लीजिए। देखिए विलायक, इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाइए, यानी कि इसमें आपने मिला दी चीनी। तो विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में, अब इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी और आपेक्षिक अवनमन होता है। तो जो कमी आई यानी कि PO माइनस PS अपॉन P ये होता है, या ये तो होता है विलायक का वाष्प दाब, और ये हुआ विलयन का। जो विलयन बना चीनी के मिलाने से, जो विलयन बना तो उसका वाष्प दाब कम होता है और विलायक का ज्यादा वाष्प दाब होता है। तो जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो जो विलय आपने मिलाया, क्या मिलाया, चीनी, चीनी के मोल प्रभाज के बराबर होती है। अब चीनी का मोल प्रभाज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मोल प्रभाज क्या होता है, जिसके मोल प्रभाज निकालने हो उसका मोल ऊपर, चीनी के मोल ऊपर बटे नीचे टोटल विलयन के मोल प्रभाज, विलयन के मोल, विलयन N प्लस N यानी कि पानी के मोल और चीनी के मोल, इनके यो टोटल हो गया विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। जितनी भी वो कमी आती है वो जो चीज आपने मिलाई है उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है। ये हुआ राउल्ट का नियम। अब इसकी सीमाएं देखिए, सीमाएं भी देख लेते हैं। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, पहली कंडीशन तनु विलयनों पर ही लागू होता है। नंबर दूसरा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी इस नियम का पालन नहीं करते। यानी कि जो भी विलयन में अगर कोई पदार्थ आपने विलायक में घोला और वे विलयन में घुल गया तो उस पे क्योंकि कणों की संख्या कम हो जाती है, कम या ज्यादा होने से वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब आप उसको विलयन में मिलाते, विलयन में रहते हैं तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि आयनों में अपघटित हो जाए। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, ना कि वाष्पशील, क्योंकि वाष्पशील के रूप में कण ऊपर चले जाते हैं। तो ये भी सीमाएं के अंतर्गत ही आता है। तो इनमें से कोई सी भी सीमाएं आप लिख के आ सकते हैं जितनी पूछी गई है। अब हेनरी का नियम समझते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर आपने किसी विलायक में कोई गैस घोली हुई है तो उसकी द्रव में जो विलेयता होती है, घुलने की क्षमता जो होती है, उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। फार्मूला देख लीजिए, P समानुपाती का चिन्ह है ये, P समानुपाती X, ये K की जगह आपको X लिखना है, P समानुपाती X, X
जहां या बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, P बराबर KH, एक्स को कहते हैं मोल प्रभाज, KH हुआ हेनरी नियतांक और P बराबर गैस दाब। सीमाएं भी देखिए इसकी। यह नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। नंबर दूसरा, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलयन से क्रिया नहीं करते, विलयन से क्रिया नहीं करने चाहिए गैस को, और इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए। जो विलयन है और जो गैस घुली है, विलयन का ताप कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी कम ही नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसके नियम की सीमाएं है, तभी ये लागू होता है। और देखिए हेनरी के नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र में गोताखोर द्वारा गैस सिलेंडर के लिए जाने पर हीलियम का प्रयोग, हीलियम गैस ले जाती है गोताखोर जो लेकर जाते हैं। इसके बाद समपरासारी विलयन किसको कहते हैं ये भी देखिए। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता व प्रसारण दाब समान ताप पर समान होती है। देखिए क्या कहा है, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता जो होती है वो प्रसारण दाब समान ताप पर समान होती है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यानी कि प्रसारण दाब भी समान होता है। जब दोनों के प्रसारण दाब समान हो जाए, जिनकी सांद्रता और प्रसारण दाब दोनों किस पे? समान ताप पे, प्रसारण दाब भी बराबर हो और विलयन की सांद्रता भी बराबर हो, दोनों बराबर हो जाती है, तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए दोनों के प्रसारण दाब अधपारगम्य झिल्ली लगाए, ना तो इधर से इधर कोई तत्व जानेगा ना इधर से इधर। जब प्रसारण दाब बराबर हो जाते हैं, विलय और विलायक के कण एक दूसरे में नहीं जा सकते, अधपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं और इसके अंदर ना विलायक के कण नहीं जा पाते। तो ये कंडीशन कब आती है? जब प्रसारण दाब बराबर हो जाता है किसी विलयन का, तो तब उसे हम कहते हैं समपरासारी विलयन। ठीक है। नेक्स्ट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यह भी समझिए किसको कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और जब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन बटे विलायक का वाष्प दाब, तो ये इसके ही अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नेक्स्ट, कवतनांक में उन्नयन। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के कवतनांक में जो वृद्धि होती है, जिसे कवतनांक का उन्नयन कहते हैं। अब देखिए ये भी समझिए क्या है। ये कोई विलायक है पानी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, और जब इसमें कोई अवाष्पशील यानी कि चीनी या नमक घोल दिया तो विलयन बन गया। इसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो जैसे ही चीनी घोली तो इसका 100.25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखिए चीनी के घोलने से जो कवतनांक में वृद्धि हुई, पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था पानी, अब चीनी के घोलने से वो 100.25 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो यही लिखा है डेल्टा टीबी T2 माइनस T1। डेल्टा टीबी को ही कहते हैं कवतनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें घोलने पर हिमांक में कमी होती है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T2, जो कमी होती है। देखो ये डेफिनेशन, किसी विलायक में अवाष्पशील मिलाने पर पदार्थ प्राप्त का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, और यही अंतर क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। जस्ट इसका अपोजिट, इसमें कमी होती है। ठीक है, इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनवगट्य के 1 ग्राम मोल अणु को घोलने पर इसके कवतनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1 है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको, और इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस डेफिनेशन को समझिए। कोई विलायक है, ये कोई पानी है, जिस 1000 ग्राम पानी है, इसमें कोई वैद्युत घटक है 1 ग्राम मोल। कितने मिलाने हैं? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम अणु या मोल कह दीजिए। ये कब आएंगे? 1 ग्राम अणु कब आएंगे?
अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया है तो कोई भी पदार्थ अगर आपको मिलाना हो, अगर चीनी मिलाते हैं, देखिए चीनी ही मिलाते हैं, तो चीनी का जो अनुभार होता है वो होता है 342। तो 1 ग्राम लाने के लिए हमें इसमें कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी? 342 ग्राम, तभी तो एक हो जाएगा, क्योंकि W अपॉन M मोल यही तो होता है, W अपॉन M, N बराबर W अपॉन M ही तो होता है। तो 342 बटे 342 कितना हो गया? 1 मोल। अब देखिए ये तो कहा 1 मोल घोलने पर इसके कवथनांक में जितना, जब 1 मोल घोलोगे तो इसके कवथनांक में जो भी वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। लेकिन कितना लेना है? 1 मोल ही लेना है। और इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं? केबी से। मात्रक भी पूछा जाता है, केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1। तो ये हुआ। तो इसका फार्मूला एक बार देख लीजिए, इसे कहते हैं डेल्टा टी बी बराबर, देखिए के बी गुना मोलंता का सूत्र आपको पता होना चाहिए, W अपॉन M गुना बड़ा W किलोग्राम में और गुना 1000, ये बन जाता है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंकिक पसंद कराऊंगा, उसमें इन डेफिनेशन से ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख के तैयारी शुरू कर दीजिए, 20 दिन के अंदर ही आपका कोर्स खत्म करना है। नेक्स्ट देखिए, मोलर अवनमन स्थिरांक, वो जस्ट उसका अपोजिट, उसमें वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है। देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत घटक के 1 ग्राम अणु मोल को घोलने पर इसके हिमांक में जो कमी होती है उसमें वृद्धि होती है, लेकिन घोलना कितना? 1 मोल। 1 मोल कैसे आते हैं? जितना उसका अनुभार होता है उतनी ही मात्रा में वो पदार्थ घोलिए तो 1 मोल बन जाते हैं। और फिर देखिए कितना हुआ है, अगर 1000 आपने विलायक लिया है 1000 ग्राम, तो आपको ये देखना है उसमें 1 मोल लेने पर जो कमी होगी वही उसका हिमांक में अवनमन, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कवथनांक में। देखिए ये भी तो यही है, डेल्टा टी एफ समानुपाती मोललता। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? डेल्टा टी एफ बराबर W अपॉन M गुना बड़ा W और गुना 1000, और यहाँ है के एफ गुना छोटा W गुना 1000 बटे M गुना बड़ा W। इस फार्मूले के प्रयोग से आंकिक प्रश्न आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रासरण तथा विसरण में अंतर। प्रासरण में अधपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, क्योंकि विलायक के कण ही तो निकल के जाते हैं विलयन में, समझ में आ गया? विलयन में विलायक के कण निकल के जाते हैं, इसलिए अधपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है प्रासरण में। विसरण में अधपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, पहला अंतर। प्रासरण में विलायक के कणों का प्रवाह एक दिशा में होता है। विलायक के कण किधर जाएंगे? जिधर की सांद्रता ज्यादा रहेगी उधर विलायक के कण जाते हैं, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। विसरण में कणों का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, इधर उधर दोनों आपस में गति करते रहते हैं। नेक्स्ट, यह केवल द्रव अवस्था में हो सकता है, प्रासरण केवल द्रव अवस्था में, लेकिन विसरण ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट ये देखें, कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले। अब आप ये समझिए, एक तरफ आपने लिया नमक का विलयन, एक तरफ लिया पानी, तो पानी के कण किधर जाएंगे? नमक वाले विलयन में, क्योंकि सांद्रता नमक की विलयन की ज्यादा होती है, तो पानी के कण विलयन के कण में, विलयन के उसमें जाएंगे जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, यही पॉइंट है। और इसमें क्या होता है? कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले, ये इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, ये अधिक से कम में आएंगे। नेक्स्ट उदाहरण, पानी के सोखने वाले पौधों की जड़ें प्रासरण का प्राकृतिक उदाहरण है, और किशमिश का जल में फूलना। किशमिश को अगर पानी में रख दोगे तो पानी के कण किशमिश के अंदर जाएंगे तो फूल जाएंगे, तो ये हुआ प्रासरण। अगरबत्ती की सुगंध का फैलना या इत्र की गंध विसरण के कारण फैलती है, जो चीज फैलती है, तो यानी कि ये हुआ विसरण और प्रासरण में अंतर। ये था आपका पहले दिन का शेड्यूल, जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं विलयन से। एक एक दिन में बस ये डेफिनेशन जो मैंने समझाई है इसको आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है। तो ये वे डेफिनेशन थी जिनको
आपको तैयार करना है और बोर्ड में लगातार आ रही है। इसके बाद डे 2 में हम करेंगे विलियन के आंकिक प्रश्न जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं और वे आपको अच्छे से समझने हैं। 20 दिन के शेड्यूल में हमारी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी और आप पेपर भी तुरंत बना सकते हैं। तो ये थे मेरे विलियन के पहले दिन की वीडियो। मिलते हैं डे 2 पे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।